हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नागनेचा माइंड मार्वल्स एकेडमी में। तो ये किसी दोस्त ने पेपर भेजा था लोक प्रशासन का, तो उसके पूछे थे कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं वो थोड़ा, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने ख़ास तौर पे बनाया था, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इतने स्टूडेंट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारी संख्या वैसे भी कम है, और जो आप आते हो, जो इस चैनल पर नए आए हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, उनको हम बाद में देख लेंगे। और जो एक बार मैं जिन पे कन्फर्म हूँ वही आपको उत्तर बता रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वे कौन से तत्व हैं जो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, तो इसमें एक थिंकर है, उस थिंकर का नाम है जेम्स डब्ल्यू फेसलर। जेम्स डब्ल्यू फेसलर, तो उसने केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण, उसने 4 तत्व बताए थे। उत्तरदायित्व का तत्व है, प्रशासकीय तत्व है, कार्यात्मक तत्व और बाह्य तत्व। तो उसमें ये बताया था कि उत्तरदायित्व का तत्व यानी फैक्टर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है। तो ये जो पहला तत्व है वो केंद्रीकरण के पक्ष में है, यानी ये केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है, न कि विकेंद्रीकरण को। तो हमारा जो जिसमें ए ऑप्शन है वो तो कट हो जाएगा, दूसरा हो गया, और चौथा इसमें दोनों में ए ऑप्शन है। बी और सी दोनों में है, तो बी सी को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक आर्थिक नियोजन को देख लेते हैं, यानी क्या ये विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। तो आधुनिक आर्थिक नियोजन यानी जो प्लानिंग है, ठीक है, आर्थिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। यानी सरकार योजना बनाकर विकास कार्य करवाती है, तो उसमें लोगों की जन सहभागिता जरूरी है। ठीक है, इसलिए वो विकेंद्रीकरण करती है। ठीक है, जैसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, जैसे पंचायती राज को अधिकार दिए गए हैं विकेंद्रीकरण करके, तो इसमें ये हमारा डी सही होगा। तो बी सी पहले सही है, डी सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके ए, यानी जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून है। ये प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, ये मैंने देख लिया है, तो ये कथन सर आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इस वीडियो की आवाज़ धीमे लग रही है, यानी स्लो लग रहा है, तो आप 1.5 या 2 की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन में है। बाकी मैं जब दोबारा देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने बहुत धीमे बोला है। फिर है हमारा तीसरा क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में एक एवं समान है, और वह पद्धति सभी तार्किक रूप से प्रशिक्षित दिमागों की पद्धति है। सभी विज्ञानों की एकता का सार है, उसकी पद्धतियाँ हैं, न कि उनकी विषय वस्तु। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों कार्ल पियर्सन का है। इसमें होगा आपके कार्ल पियर्सन, ये सही ऑप्शन है, तीसरे का पहला होगा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपके, इधर नीतियों के प्रकार है ये, और इधर सूची। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो वितरणात्मक नीति होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, तो इसमें आता है हमारे प्रौढ़ शिक्षा, यानी सी में 1 होगा। तो सी में यहाँ देखते हैं हम, तो सी में 2 नंबर में है 1। ठीक है, सी में 1, तो इसका 2 होगा। आप इसी से इसको हल कर सकते थे, बाकी आप इनको मिलाओगे तो ये भी बाकी मिल जाएगी। जैसे पुनर्वितरक नीति, तो इसमें आ जाएगी मौद्रिक नीतियाँ। ठीक है, नियामकीय नीति, तो इसमें प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली। बाकी 2 ऑप्शन 2 और 4 में था। ठीक है,
लेकिन वितरणात्मक नीति में शिक्षा का प्रावधान नहीं आएगा, तो ये सी में हो जाएगी 1। और तात्विक नीति में आ जाएगा शिक्षा का प्रावधान, यानी जो सब्सटेंटिव पॉलिसी है, मूलभूत नीतियाँ जिनको सारगत नीतियाँ भी बोलते हैं, इनमें लोगों की भलाई के लिए काम जाते हैं, जैसे शिक्षा का प्रावधान है, स्वास्थ्य है, वो सभी योजनाएं इसमें आ जाती है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा 2। फिर है हमारा 5वां क्वेश्चन, हजबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक कार्य असंतुष्टिदायक है। ठीक है, तो कार्य असंतुष्टिदायक होते हैं जो हाइजीन फैक्टर बताए हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर तो वो आते हैं कार्य असंतुष्टिदायकों में, और एक होते हैं मोटिवेट फैक्टर। ठीक है, तो मोटिवेट फैक्टर में तो ये पहचान, उत्तरदायित्व, उपलब्धि आते हैं, लेकिन हाइजीन, ठीक है, हाइजीन फैक्टर में आएगा वेतन, यानी जो संगठन की कार्य करने की दशाएं हैं, ठीक है, वो आती है इनमें, और उन्हीं में आता है वेतन। ठीक है, तो इसका 5वें का होगा हमारे वेतन। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नेताओं में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुणों को, ठीक है, व्यक्तित्व गुणों के विषय में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो, बौद्धिकता, मानव संबंध, आत्मविश्वास, तो ये तो आ जाते हैं व्यक्तिगत गुण में, और जो ये पर्यवेक्षणीय क्षमताएं हैं, ठीक है, ये आता है सामाजिक गुणों में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए पर्यवेक्षणीय क्षमताएं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन व्यक्तिगत गुण है, जैसे 6 गुण आते हैं इनमें, शारीरिक गुण है, व्यक्तित्व गुण है, ठीक है, सामाजिक गुण है। तो अगर उस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ये पर्यवेक्षणीय क्षमताएं, यानी सुपरवाइजरी कैपेबिलिटीज हैं, ये सामाजिक गुणों में आती है। फिर है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन के सिस्टम सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखो ये साइबरनेटिक्स, ये सिस्टम में आती है, सिस्टम जो सिस्टम थ्योरी है, ठीक है, संचार से रिलेटेड इसमें ये आती है। ठीक है, फिर है सिस्टम का दृष्टिकोण बहुस्तरीय होता है, यानी मल्टी लेवल। तो सिस्टम थ्योरी में माना भी ये गया है कि जो संगठन है वो एक सामाजिक व्यवस्था का पार्ट होता है। ठीक है, और सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत उपव्यवस्थाओं में बटी होती है, उपव्यवस्थाओं में बटेगी तो उसमें लेवल भी बहुत सारे होंगे। संगठन को अनुकूलित तंत्र के रूप में देखता है। ठीक है, इसके बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ। बाकी संगठन संरचनाएं गैर पैटर्न गतिविधियों के इर्द गिर्द विकसित होती है। गैर पैटर्न नहीं होना चाहिए, यहाँ पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मुझे ये 7वें में ऑप्शन 4 लग रहा है। ठीक है, ये इसके बारे में सिस्टम थ्योरी के बारे में सही नहीं लग रहा है। ठीक है, फिर है हमारा 8वां क्वेश्चन, पर्यावरण सीमा बदलने की प्रक्रिया यानी चेंज होने की, और फीडबैक, तो ये आते हैं सिस्टम थ्योरी में। जो ये विशेषताएं व्यवस्था सिद्धांत की है तो इसमें 1 होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, ठीक है, वो बता देना 8वें क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर है 9वां क्वेश्चन, लोगों को वैश्वीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। संस्थाओं का सशक्तिकरण, यानी यह जरूरी है, संस्थाएं मजबूत होगी तभी हमें वैश्वीकरण का फायदा मिलेगा। शक्ति का केंद्रीकरण, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। शक्ति का विकेंद्रीकरण जरूर आवश्यक है, लेकिन केंद्रीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ ये केंद्रीकरण गलत है, तो ये आवश्यक नहीं लग रहा है। मानव संसाधन क्षमता का संवर्धन, ये भी जरूरी है। प्रौद्योगिकी की प्राप्ता, टेक्नोलॉजी चाहिए पूरी। ठीक है, तो 9वें में होगा 2।
फिर है 10वां क्वेश्चन, साइमन ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को प्रशासन की कहावतें कहा है। एकदम सही है ये कथन। ठीक है, साइमन ने कहा है प्रशासन का प्रत्येक सिद्धांत समान रूप से प्रशंसनीय एवं स्वीकार्य, परस्पर विरोधी है। ठीक है, देखो साइमन ने तो इनकी प्रशंसा की नहीं है, समान रूप से प्रशंसनीय, ये गलत लग रहा है। ठीक है, तो ये सत्य और गलत है। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन होना चाहिए। फिर है 11वां प्रश्न, हेज और किरनी द्वारा। ठीक है, हेज और किरनी द्वारा दिए गए नवलोक प्रबंधन के मूल सिद्धांतों के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो इसमें देखो ये हेज और किरनी, ये तो नाम भी मैंने पहली बार सुने हैं पवेड में। ठीक है, बाकी इतने आते हैं जैसे हमें याद भले ही नहीं रहो किसने क्या सिद्धांत दिया है वगैरह, लेकिन एक बार नाम ज़रूर पढ़ते हैं कि इस थ्योरी के ये समर्थक हैं। बाकी ये हेज और किरनी तो मैंने पहली बार ही देखे, और वो भी नवलोक प्रबंधन यानी एनपीए के संबंध में। एनपीए के संबंध में जैसे वो विलियम निष्कासन है। ठीक है, 3 अर्थशास्त्री आते हैं, उनका तो पढ़ा लेकिन इनके बारे में नहीं। बाकी ये जो विशेषताएं हैं वो चारों एनपीएम की जरूर है। विकेंद्रीकरण, ठीक है, आकार में कमी, ये विलियम निष्कासन ने कहा है इसके बारे में। ठीक है, जो विलियम निष्कासन है ये था अर्थशास्त्री, लेकिन इसने कहा था कि एक श्रेष्ठतर सरकार लघुतर सरकार होती है, यानी जो उच्च क्वालिटी की सरकार होगी वो हमेशा लघुतर यानी छोटी होगी। तो आकार में कमी के बारे में है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रबंधकीयवाद, ठीक है, ये एनपीएम को नया नाम दिया था पोलिट ने। ठीक है, पोलिट इसने कहा था ये। और वी नौकरशाहीकरण, ठीक है, नौकरशाही विलीनीकरण, इसका मतलब वी नौकरशाहीकरण यानी नौकरशाही के आकार में भी कमी की जाए। ये चारों व्यवस्थाएं, जो चारों विशेषताएं हैं वो एनपीएम की जरूर है, लेकिन ये हेज और किरनी के हिसाब से है या नहीं ये मुझे पता नहीं। बाकी इसमें अगर आप टिप्पा लगाना चाहते थे तो 4 नंबर पर लगा सकते थे। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये 4 नंबर होना चाहिए इसका। बाकी हेज और किरनी नाम दे दिया तो इसका मैं कन्फर्म नहीं हूँ। ठीक है, जिसको पता है वो बताना ज़रूर कमेंट में। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता मैकग्रेगर के अभिप्रेरण के वाई सिद्धांत की नहीं है। देखो मैकग्रेगर ने 2 थ्योरी दी थी, अक्स और वाई। ठीक है, अक्स तो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो इसमें पहले देख लेते हैं, एक साधारण व्यक्ति अंतर्निहित रूप से कार्य को पसंद नहीं करता। ठीक है, जितना हो सके उसे टालना चाहता है। तो ये विशेषता है वो अक्स की, यानी अक्स देखो ऐसे होता है, हर काम में इसका मना होगा। ठीक है, कोई भी काम पसंद नहीं आएगा। वाई ऐसे हाथ खड़े करके ये सभी का स्वागत करेगा, यानी इसको हर कुछ पसंद होगा। ठीक है, तो ये पहली हो गई अक्स की। ठीक है, तो इसमें पहला ही होगा। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें, इसका पहला सही है 12वें का। ठीक है, बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर है 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक को भीमराव अंबेडकर ने शासन का आधार माना है। देखो शासन का आधार, ठीक है, गवर्नेंस किस हिसाब से चलनी चाहिए। परंपरागत कानूनों से बिल्कुल नहीं है, धार्मिक कानूनों से नहीं है। अब ये तीसरा और चौथा ऑप्शन है, कानूनी नैतिकता या संवैधानिक नैतिकता। देखो कानूनी नैतिकता में क्या होगा कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून चेंज कर सकती है। ठीक है, अगर कोई जैसे अभी सरकार 400 पार का वो नारा दे रही है। ठीक है, तो उसमें अगर फुल पावर में होती है कोई भी सरकार तो वो अपने हिसाब से कानून चेंज कर सकती है। तो ये नहीं, जो संविधान में लिखा हुआ है वो नैतिकता का, शासन का आधार होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने ये स्टेटमेंट देखो पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें
लग यही रहा है, संवैधानिक नैतिकता। अब वो आरपीए सीपीए ये किसको मानती है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल ही गलत है। फिर है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक प्रबंधन को शारीरिक संगठन सिद्धांत कहा है? ठीक है, तो ये दोस्तों कहा है साइमन और मार्च ने। आपके 14वें क्वेश्चन में 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। फिर 15वां क्वेश्चन है कि पद सोपान के विषय में कौन सा सही है। इसमें देखो सही पूछा है, ठीक है। ये आदेश की एक श्रृंखला है, इट इज द चेन ऑफ कमांड, यानी पद सोपान में क्या होगा, आदेश ऊपर से नीचे तक आएगा, तो आदेशों की एक श्रृंखला मान सकते हैं। इसमें क्रमिक श्रृंखला है, स्केलर चेन, ठीक है, तो स्केलर चेन भी कहा है। अब ये आप बताना ये फेयोल ने कहा है या मुन्नेरेले ने, ठीक है। और फिर है ये प्राधिकार और संप्रेषण की औपचारिक रेखा है, अथॉरिटी, ठीक है, और संप्रेषण, ठीक है, कम्युनिकेशन, यानी पद सोपान में क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो संचार व्यवस्था है वो उसका एक निश्चित औपचारिक होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आएगी या नीचे से ऊपर तक ही जा सकती है। और इसी के संबंध में इसमें लेट लतीफ़ी होती है। इसके लिए हेनरी फेयल ने गैंग प्लान का सिद्धांत दिया था, गैंग प्लान का, ठीक है। और ये संगठन में उच्चतर अधीनस्थ संबंधों को सुनिश्चित करते हैं। ये चारों ऑप्शन पद सोपान के बारे में सही है, तो इसमें हमारा होगा 15 में ऑप्शन 1, ठीक है। फिर हमारा है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यवेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन के बारे में। पर्यवेक्षण प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन है। देखो ये जो विशेषता है वो आती है वैज्ञानिक सिद्धांत की। प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव, और एक व्यवस्था में भी आती है ये, ठीक है, तो ये पर्यवेक्षण की तो नहीं हो सकती। फिर अगले वाले देखते हैं तात्विक प्रेक्षण। सारभूत जो पर्यवेक्षण है वो उसमें वास्तविक कार्य से संबंधित है, ठीक है। तकनीकी पर्यवेक्षण में कार्य करने की विधियों से पर्यवेक्षण निरीक्षण के अनुरूप है, यानी इंस्पेक्शन निरीक्षण करना और पर्यवेक्षण करना ये दोनों लगभग सेम सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा होगा 1 16वें क्वेश्चन में। फिर 17वां क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बुक किसकी है? तो ये बुक है थॉमस कुन की, ठीक है। 17वें में होगा 2। फिर है हमारा क्लेटन एल्डरपर के बारे में, तो इसने ईआरजी सिद्धांत दिया था, और ईआरजी सिद्धांत के बारे में पूछा है कि ये किस सिद्धांत से निकटतम संबंधित है। तो ये दोस्तों आवश्यकता का पद सोपान है जो अब्राहम मैस्लो का, उससे मिलता जुलता सिद्धांत है, ठीक है। जैसे ईआरजी इसमें समानता की आवश्यकताएं वगैरह, ग्रोथ की आवश्यकताएं, ठीक है, इसी प्रकार उसने सिद्धांत दिया था। तो ये अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत है जो आवश्यकता पद सोपान उसके अनुरूप है। तो 18वें में होगा हमारे ऑप्शन नंबर 4। फिर देख लेते हैं 19वां। इसमें दे रखा है कि लोक सेवा जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा को साकार और क्रियान्वित किया जाता है आधुनिक सरकारों का अभिन्न अंग है। यानी जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछा है ये आधुनिक सरकारों का अभिन्न अंग है, कथन हमारा सही है। लोक सेवा सरकारी अधिकारियों का समूह है जिसकी भर्ती खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है और ये कानून नियमों और विनियमों के आधार पर कार्य करते हैं। कथन दोनों सही है, लेकिन इसका अभिन्न अंग है आधुनिक सरकारों का, ठीक है। इसका ये कारण नहीं है, ठीक है। ये तो इसमें भर्ती की प्रक्रिया बताई ये कि लोक सेवक लिए कैसे जाते हैं, ठीक है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन वह क्या सही नहीं है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा दोनों सत्य हैं, लेकिन आर
ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसमें होना चाहिए 1 नंबर। ठीक है। फिर है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक अधिनिर्णय का दोष है? ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिक्शन है, ठीक है, उसका दोष पूछा है। ठीक है, डिमेरिट। तो कानूनी योग्यताओं और प्रक्रियाओं में सामान्यतः पीछे रहना। ठीक है। फिर है दूसरा, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्रदान करना, यह नहीं होगा, ये इसकी विशेषता है। ठीक है। अंतर्निहित सामाजिक नीति को आगे बढ़ाने पर केंद्रित, ठीक है, यह भी नहीं होगा। अधिकतर तकनीकी ज्ञान से युक्त बेंच होती है, ठीक है, यह भी नहीं होगा। इसमें यह दोष है ये, यानी इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बिना ही इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, उसमें इनकी नियुक्तियां कर दी जाती है। ठीक है, योग्यताओं प्रक्रियाओं का इसमें इतना पालन नहीं किया जाता। ठीक है। फिर है हमारा 21वां क्वेश्चन, चलाने की हमारी जल्दबाजी में क्या हम भूल रहे हैं कि नाव का मालिक कौन है? ये कथन निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रतिबिंब करता है? तो इसका आंसर होगा नव लोक सेवा। ठीक है, न्यू पब्लिक सर्विस। यह शायद आपके चैप्टर में नहीं दे रखी थी कहीं भी, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, स्टेटमेंट भी इस बार थोड़े इन्होंने हार्ड ही पूछे हैं। तो ये दोस्तों नवलोक सेवा, ठीक है, इससे रिलेटेड है। बाकी आप इसको अगर सर्च करना चाहो तो जो इंग्लिश में स्टेटमेंट दे रखा है, इन आवर रश टू स्टेयर आर वी फॉरगेटिंग हु ऑन्स द बोट, ये कथन लिख देना। ठीक है, और फिर नीचे देख लेना, आपको ये न्यू पब्लिक सर्विस मिल जाएगी। फिर है 22वां क्वेश्चन। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, विकास प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक लक्ष्योन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी जो विकास प्रशासन है लक्ष्योन्मुख है। ठीक है, लक्ष्योन्मुख है, कार्योन्मुख है। ये व्याख्या जो विकास प्रशासन के सबसे बड़े भाष्यकार थे एडवर्ड विडनर। ठीक है, विडनर ने यही परिभाषा दी थी, तो ये हमारा पहला तो होगा सही। ठीक है। फिर है अर्थव्यवस्था में नियोजित परिवर्तन के स्थान पर विकेंद्रीकृत नियोजन। तो ये विकेंद्रीकृत नियोजन वाली विशेषता है एनपीएम की। ठीक है, ये देखो एनपीएम के बहुत पहले आ गया विकास प्रशासन। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण पर उस समय इतना जोर नहीं था। फिर ये एक नॉनवेसिव प्रशासनिक प्रणाली है। अगर देखो हम विकासशील देश, यानी ये एनपीए कब आया था, ये विकास प्रशासन कब आया था? जब देश है वो बहुत सारे देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुए थे, यानी इंग्लैंड के कब्जे से, जैसे अफ्रीका के देश है, हमारा भारत है। ठीक है, तो उनमें जो पहले की प्रशासनिक प्रणाली थी वो परंपरागत थी, यानी नियामकीय, यानी जो कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, उस हिसाब से वो काम कर रही थी। अब देश आज़ाद हो चुके हैं तो इनको अपना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये पूरे जो विकास की प्रक्रिया है वो चालू करनी है। तो इसके लिए नई एक इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए था। तो इसमें ये तीसरा भी लग रहा है। ठीक है, तो 1 और 3 22वें क्वेश्चन का होना चाहिए। फिर है नौकरशाही के संबंध में पार्किंसंस। ठीक है, पार्किंसंस के उभरते पिरामिड के नियम की सही व्याख्या है, यानी जो पार्किंसंस का नियम है वो क्या है? देखो, नौकरशाही के संबंध में पार्किंसंस ने नियम दिया था। ठीक है, और नियम यह था कि नौकरशाही अपने को खुद को बढ़ाती है। ठीक है, यानी अपनी संख्या में वृद्धि करती है, किसके मुकाबले? जितने उसके काम नहीं बढ़ रहे हैं नौकरशाही के, उसके मुकाबले वो अपनी संख्या को बढ़ाती जाती है।
और पार्किंसंस ने उसका एवरेज निकाला था 5.75%, 5.75% के हिसाब से ये नौकरशाही बढ़ती है, लेकिन उतना काम नहीं बढ़ता। तो ये अगर ऐसा कोई मिलता जुलता कथन देख लेते हैं हम इसमें। तो पहला ऑप्शन है सिविल सेवकों की अधिक केंद्रीकरण की ओर प्रवृत्ति। अधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। सिविल सेवकों द्वारा अधिक नियम बनाकर लक्ष्यों को विस्थापित करने की प्रवृत्ति, ठीक है, ये भी नहीं है। ये शायद जो 2 नंबर का है इसमें एक बकमिस्टर लॉ आता है, ठीक है, वो होना चाहिए। फिर है कार्य की मात्रा में बिना वर्दी के सिविल सेवा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि। देखो ये सिविल सेवा कार्मिकों में, ठीक है, यही है इसका होगा तीसरा, ठीक है, ये पदोन्नति से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो 23वें का ऑप्शन होगा तीसरा। फिर 24वां क्वेश्चन है, किसने स्थिति वर्गीकरण योजना को कार्योन्मुखी भर्ती प्रणाली की नींव के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। ये दोस्तों बाद में देखना पड़ेगा ये, ठीक है, नहीं पता इसमें एकदम ये थिंकर दे के पूछे किसने रिक्स के मॉडल की संतुलित मॉडल के रूप में आलोचना की है, ये भी नहीं है, ठीक है। एक ने की थी कि जो रिक्स का मॉडल है वो 3 बार पढ़े तब समझ में आता है, वो एक आलोचना मुझे ज़रूर याद है, बाकी इसकी देखनी पड़ेगी। ये 24वां और 25वां क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है कार्य संवर्धन के बारे में, यानी जो जॉब इनरिचमेंट है के संबंध में कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है। इसमें देखो ये कार्य का क्षैतिज विस्तार है, ठीक है, कार्य का विस्तार तो है ये जॉब इंगेजमेंट, जो एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या और विविधता को बढ़ाता है, ये तो हमारा पहला तो इसमें नहीं होगा। ये उसकी जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर डालता है। कार्य बढ़ेगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही बढ़ेगा, ये 2 नंबर भी नहीं होगा। ये व्यक्तिगत कर्मचारियों की स्वतंत्रता को बढ़ाता है, ठीक है। कार्य बढ़ाएंगे तो कार्मिकों को स्वतंत्रता भी दी जाएगी, अगर स्वतंत्रता उसे नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये मुझे लग रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। बाकी इस 26वें क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हूँ मैं, बाकी आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना। कार्य का मूल्यांकन, ठीक है, जॉब इनरिचमेंट में शायद कार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मुझे तो ये लग रहा है 4 नंबर ऑप्शन इसमें, बाकी आप बता देना। फिर है 25वां, ये 26वां हो गया, हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं अभी तक, 24 और 25, ठीक है। फिर है 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नीति अपनी प्रकृति में अन्यों से भिन्न है, ठीक है। विनिमयकारी नीति, सारभूत नीति, वितरणात्मक, पूंजीकरण नीति। तो इसमें ये पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन पॉलिसी है वो सबसे अलग है। अब देखो अलग क्यों है, सारभूत, वितरणात्मक और विनिमयकारी ये नीतियां हैं वो लोक कल्याण से जुड़ी हुई है, ठीक है, लोक कल्याण से जुड़ी हुई है यानी समाज से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन पूंजीकरण जो नीति होती है उसमें जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को कितना अनुदान देती है या स्थानीय सरकारों को कितना अनुदान देती है उससे संबंधित है ये पूंजीकरण की नीति, ठीक है। अब ये आरबीएसई पे ये कौन सी मानती है। बाकी रेगुलेटरी नीति, रेगुलेटरी में क्या किया जाता है कि ये नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। और कोई सरकार नियंत्रण क्यों करेगी, समाज का कोई बुरा नहीं हो, ठीक है, यानी कहीं पे अगर खान, ठीक है, मिनरल्स निकालने हैं वहाँ पे खान अलॉट करनी है तो उसमें वो लोगों की देखती है
कि वहाँ पे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, तो वो रेगुलेटरी पॉलिसीज में आती है, तो उसमें भी समाज का ध्यान रखा जाता है। लेकिन पूंजीकरण नीतियों में ये जो अपने से नीचे गवर्नमेंट है उसको अनुदान देने से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से इसमें 3 नंबर होना चाहिए, 27वें का 3 नंबर। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कानून के स्रोत के रूप में प्रत्यायोजित विधान का एक भाग नहीं है। प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब प्रत्यायोजित विधान में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं, जो विधायिका है, विधायिका क्या करती है, विधायिका कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति दे देती है। ठीक है, कार्यपालिका को। अब मोटा मोटी तो विधायिका बना देती है, बाकी कार्यपालिका को वो पावर दे देती है कि आप इस पे पूरा बना दीजिए। तो इसमें कार्यकारी आदेश, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसमें ये आ जाते हैं वैध अपेक्षा का सिद्धांत। तो ये देखो, ये जो सिद्धांत है वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं आगे वाले क्या है। तो इसमें हमारा पहला तो नहीं होगा, नियम विनियम बनाने की शक्ति दे देती है, ये भी इसमें आता है डेलीगेट लेजिस्लेशन में। उपनियम, ठीक है, नियमों के उपनियम भी बना सकती है। तो इसमें ये होगा 2 नंबर। वैध अपेक्षा का सिद्धांत ये जुडिशियल रिव्यू से, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्यपालिका से नहीं है। और जो प्रत्यायोजित विधान है उसमें कार्यपालिका को पावर दी जाती है। फिर है हमारा 29वां क्वेश्चन, बजट को मूल्य के लेवल के साथ जुड़ी लक्ष्यों की श्रृंखला के रूप में निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा, बाकी इसका नहीं है। और एक ये 30वां क्वेश्चन देखेंगे, बाकी इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, 29 और 30 और 24 और 25 ये क्वेश्चन देखेंगे हम बाद में। ठीक है, फिर देख लेते हैं 31वां क्वेश्चन, ग्रेकुनास फार्मूला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। जो ग्रेकुनास है उसका ये फॉर्मूला जो नियंत्रण का क्षेत्र है, ठीक है, स्पान ऑफ कंट्रोल, उसमें दिया था। ठीक है, और बताए थे कि इनमें संबंध केवल एकल संबंध, ठीक है, समूह संबंध, तिर्यक संबंध, कुल संबंध, इस प्रकार उसने बताए थे। तो इसका सही है नियंत्रण का क्षेत्र 31वें क्वेश्चन का। 32वां क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष राजस्व लेखांकन का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ले लिया गया था। यानी जो केग है, ठीक है, वो क्या काम करता था, वो अकाउंटिंग का काम करता था। यानी अकाउंटिंग यानी लेखांकन, जो भी खर्चा हुआ है उसको लिखता था, ऑडिटिंग और उसकी जांच भी करता था। लेकिन 1976 से केग से ये कार्य लेकर, किसका, अकाउंटिंग का, लेखांकन का काम लेकर, यानी अब ये जो भी गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है उसको लिखने का काम कौन करेगा, जो भी मंत्रालय है उसका प्रमुख जो सचिव है वो काम करेगा। तो ये इसको अलग किया गया था 1976 से। ठीक है, फिर है हमारा तकनीक, 33वां क्वेश्चन, तकनीकी विषयों में निर्णय करने की शक्ति संगठन की उचित व्यवसायिक इकाइयों को प्रदान करना क्या कहलाता है। ठीक है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, पारदेशिक विकेंद्रीकरण। देखो पारदेशिक विकेंद्रीकरण तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, अब राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी नहीं होगा। ठीक है, राजनीति को नहीं दी जा रही। बाकी प्रशासनिक जो ये विकेंद्रीकरण के प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें 2 आते हैं, प्रशासनिक और
राजनीतिक विकेंद्रीकरण। बाकी जो हमारा पहला क्वेश्चन था फेजलर ने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण किस आधार पे किया जाएगा, उसके 4 तत्व बताए थे, उनमें आता है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण पे भी। बाकी ये क्वेश्चन को देख के तो लगता है इसमें कार्यात्मक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, तकनीकी विषयों में निर्णय करने की शक्ति। ठीक है, ये कार्यात्मक से रिलेटेड है, फंक्शनल। और फिर है हमारा नीति निर्माण का ब्लैक बॉक्स मॉडल किसने दिया है, तो ये दिया था दोस्तों डेविड ईस्टन ने। इसमें 34वें में होगा 1। फिर है हमारा 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यायोजित विधान के सही अर्थ को व्यक्त करता है, डेलीगेट लेजिस्लेशन। ये मैंने जो पीछे कोई एक क्वेश्चन गया उसमें बताया है। ठीक है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि इसमें जो विधायिका है वो कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दे देती है। ठीक है, तो जब संसद, ठीक है, न्यायपालिका को कानून बनाने की, न्यायपालिका को नहीं देती है, कार्यपालिका को देती है। ठीक है, जब संसद राज्य विधानसभाओं को, ये भी नहीं है, ये विकेंद्रीकरण में आ जाता है। जब कार्यपालिका संसद को, ये एकदम उल्टा है। जब संसद कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति देती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रत्यायोजित विधान। ठीक है, ये जो मुझे तो लग रहा है ये पेपर देखने के बाद जो सबसे सरल क्वेश्चन है वो प्रत्यायोजित विधान। आपके 2 दे रखे थे, प्रत्यायोजित विधान और एक वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो अधिनिर्णय है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्शन, और एक था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तो पता नहीं भर भर के कितने क्वेश्चन पूछे हैं, पूरे उसी से पूछ लिए हैं। तो ये सरल क्वेश्चन था और 35वें का ऑप्शन होगा 4। फिर है 36वां क्वेश्चन, संचार तकनीकी क्रांति के पश्चात संचार के नए उपकरणों की सरल उपलब्धि से लोक प्रशासन पूरा लाभान्वित हुआ है। ठीक है, ये कथन एकदम सही है। राजनीतिक व्यवस्था में संचार कार्य संपादन में नौकरशाही की बहुत बड़ी महत्ता है। ठीक है, दोनों कथन सही है, लेकिन जो पहला कथन है इसकी ये व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, लाभान्वित हुआ है, लेकिन अगर क्योंकि लगाकर देखेंगे तो इसका उत्तर ये आएगा नहीं। तो इसमें हो जाएगा 36वें में 1 नंबर ऑप्शन। फिर है 27वां क्वेश्चन, ये 27वां क्या 37वां। ठीक है, पदोन्नति के लिए कार्यकुशलता निर्धारक प्रणाली नहीं है। ठीक है, देखो इसमें ये करेंगे बाद में, लेकिन इसका ये एक तो बता देता हूँ, ग्राफिक रेटिंग स्केल, ये तो नहीं होगी। ठीक है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्शन तो जांचा जाता है उसमें, ये 2 नहीं होंगे। एक ये है प्रोबस्ट रेटिंग स्केल, प्रोबस्ट। ठीक है, ये और मर्कले स्केल, ये 2 देखना पड़ेगा। बाकी ये पहला और तीसरा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है 38वां क्वेश्चन, अंकेक्षण के विषय में क्या सही है। अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग। ठीक है, एक होता है लेखांकन अकाउंटिंग, एक होता है ऑडिटिंग अंकेक्षण यानी जांच करना। ठीक है, और ये जो सरकार के खातों की जांच करता है केक। ठीक है, तो ये संसदीय लोकतंत्र को उत्तरदायी बनाता है। कथन ये सही है और हमें सही का ही चयन करना है। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का एक उपकरण है, यह भी कथन एकदम सही है। ठीक है, आय और व्यय के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में लेखों का औचित्य तय करता है, सही है। नीतियों के दुर्विनियोग और गड़बड़ी को नियंत्रित करता है, कथन द भी सही है। चारों कथन सही है। इसमें होगा ए ब स द। देखो ये है संसदीय लोकतंत्र। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे भारत में है,
ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो इसको तो उत्तरदायी बनाता ही है कि, ठीक है, जनता टैक्स देती है, ठीक है, उसी टैक्स से ये सरकार अपना खर्चा चलाती है, ठीक है, उसी से योजनाएं बनाती है, समाज के लिए कल्याण करती है, तो उसको तो उत्तरदायी बनाना ही चाहिए, ठीक है, के द्वारा जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि इसने सरकार ने पैसे का सही सदुपयोग किया है या नहीं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो इसमें ऑप्शन होगा 4। फिर समन्वय के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, इसमें भी सही पूछा समन्वय के बारे में। सही तो देख लेते हैं, ये कार्य में दोहराव से बचाता है। भाई समन्वय होगा तो आपको काम में डबल नहीं करना पड़ेगा, दोहराव से बचा जा सकता है। बाकी ये दोहराव से बचाने वाला सिद्धांत आदेश की एकता का भी है, ठीक है। ये सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यरत विभिन्न इकाइयों के मध्य सौहार्दतापूर्ण संबंध सुनिश्चित करता है, भी सही है, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ध्यान दिए बिना न रह जाए, ठीक है। ए ब स तीनों सही है। ये प्राथमिक रूप से ऐच्छिक प्रकृति का होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये आरपीएससी आपकी क्या मानती है। बाकी ऐच्छिक प्रकृति का समन्वय संगठन में जरूरी है, ठीक है। अगर हम कोई भी सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे गुल्ली का पोस्ट कोब है, ठीक है, पोस्ट कोब, तो उसी में भी कोऑर्डिनेशन आता है। हेनरी पेयोल ने दिया था पोकोक, ठीक है, POCCC, तो उसी में भी कोऑर्डिनेशन आता है, ठीक है। और इसमें देर का ऐच्छिक प्रकृति का होता है, यानी कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। बाकी समन्वय होना चाहिए कंपलसरी, वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर द ऑप्शन काट दो आप, ठीक है, तो इसमें ये बचता है ए ब स, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से 39वें में ए ब स, ठीक है। फिर देखते हैं 40वां क्वेश्चन, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखो अगर ये सीनेट नाम पढ़े हम, तो सीनेट आता है अमेरिका के लिए, ठीक है। अमेरिका का जो उच्च सदन है, संसद को कहा जाता है कांग्रेस, और जो उच्च सदन है हमारा राज्यसभा की तरह, उसका बोला जाता है सीनेट। अब ये देखना पड़ेगा कि फ्रांस में भी इनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चयनित नियुक्त किया जाता है। वित्त संबंध मामलों को छोड़कर सीनेट और राष्ट्रीय सभा की शक्तियां समान है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद नामित होता है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद नामित होता है। ये देखो फ्रांस की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए, ये होता है पार्लियामेंट्री, ठीक है, जो सिस्टम उसमें, जैसे भारत और इंग्लैंड में। और फ्रांस और अमेरिका की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो एक जैसी है। वहाँ पर राष्ट्रपति पावर में होता है, ठीक है, अमेरिका में और फ्रांस में। जबकि भारत और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी प्रधानमंत्री के पास पावर ज़्यादा है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति अपने हिसाब से मंत्रियों का चुनाव करता है, ये होना चाहिए। बाकी लग यही रहा है 4 नंबर। बाकी इस पे और देख लेना, आप बताना क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सीनेट वाला मुझे पता नहीं है, ये कार्यकाल कितने वर्ष का होता है वहाँ पर। बाकी सीनेट उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा को, और ये लगभग सभी में 6 साल का ही होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। निर्देश की एकता, हेनरी पेयोल, ठीक है, हेनरी पेयोल ने 14 सिद्धांत दिए थे। आदेश की एकता, निर्देश की एकता उसमें आते हैं, तो ये सुमेलित नहीं है पूछा हमें, तो ये तो नहीं होगा।
स्वीकृति का क्षेत्र मैकग्रेगर, स्वीकृति का क्षेत्र मैकग्रेगर का नहीं है, ठीक है। मैकग्रेगर के तो ये XY सिद्धांत था। उदासीनता का क्षेत्र चेस्टर बर्नार्ड, ये एकदम सही है, ये नहीं होगा। स्थितिकीय प्राधिकार MP फुलेट, सिचुएशनल अथॉरिटी, ये भी नहीं होगा। इसमें ये स्वीकृति का क्षेत्र ये उदासीनता के क्षेत्र से मिलता जुलता है, ठीक है। इसी के संबंध में ये दिया था। यानी सत्ता, अथॉरिटी, अथॉरिटी में क्या माना जाता है कि सत्ता होती है ऊपर के पदों में, ठीक है। लेकिन इसने अलग ही सिद्धांत दिया था कि सत्ता अधीनस्थों पे निर्भर करती है, ठीक है, कि वो आदेश का पालन करते हैं तो ऊपर वालों में सत्ता है, अगर वो आदेश नहीं पालना करते हैं अधीनस्थ तो ऊपर वालों में सत्ता नहीं है। तो सत्ता डिपेंड किस पे करती है? सत्ता डिपेंड करती है अधीनस्थों पे। ये साइमन ने सिद्धांत दिया था। और अधीनस्थ ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका आदेश क्यों मानेंगे? उसके 3 कारण हैं। एक तो आदेश संगठन से जुड़ा हो, एक आदेश जो उनका उनसे जुड़ा हो अधीनस्थों से, ठीक है। और इसी के संबंध में ये उदासीनता का क्षेत्र दिया था कि जितना ये इन दोनों से संबंध होगा आदेश का, ठीक है, उतनी स्वीकृति मानने की ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है। तो ये चेस्टर बर्नार्ड का है, तो इसमें ये 41 में होगा 2, ठीक है, 2 सही नहीं है, ठीक है। फिर है 42वां, कौन सा देश अपने सिविल सेवकों को हड़ताल का अधिकार प्रदान करता है? एकदम एजुकेशन है, फ्रांस, ठीक है। अमेरिका में तो कानून बनाकर इसके लिए कानून बनाया गया है बाकायदा, हड़ताल का अधिकार नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड और भारत में भी नहीं है, ठीक है। जो प्रशासनिक जो आचार संहिता है वो है कोड ऑफ कंडक्ट, उनमें इसका उल्लेख है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बाकी फ्रांस में अधिकार है, फ्रांस में ये भी अधिकार है कि वहाँ के जो लोक सेवक हैं, ठीक है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, बिना अपना त्याग पत्र दिए, ठीक है। चुनाव लड़ लिए, जीत गए तो सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में बैठेंगे, ठीक है। दोबारा आए तो अपनी नौकरी और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चुनाव हार गए, बिना त्याग पत्र दिए चुनाव लड़ो, हार गए तो वापस अपनी नौकरी में चले जाओ। तो सिविल सेवकों के लिए जो सबसे ज़्यादा अधिकार है वो है फ्रांस में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है तो उसके बारे में पूछा है। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, ठीक है। भारत का देखिए पूछा है तो भारत में है ये, ठीक है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट से आप खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। फिर कुछ मामलों में राज्य उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तक फैला हुआ है, ठीक है। और कुछ मामलों में देखो यहाँ दे रखा है, कुछ मामलों में आप राज्य के जो हाई कोर्ट है वहाँ भी जा सकते हो। वैधानिक आवश्यकताओं के अभाव में प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसी भी प्रक्रिया का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। यहाँ देखो दे रखा है वैधानिक आवश्यकताओं के अभाव में, ठीक है। अगर कोई कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है, उसके नियम नहीं बनाए गए हैं तो वो जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वो स्वतंत्र है कि वो कौन से जो नियम प्रक्रिया का पालन करेगा, ठीक है। 1 2 3 नहीं होने चाहिए। फिर चौथा देख लेते हैं, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को सभी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। सभी देखो सभी नहीं हो सकती, ठीक है, ये यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर। फिर है हमारा
44वां क्वेश्चन, बंद प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से था, तो इसको देखेंगे हम बाद में। सही समय पर पदोन्नति सेवाओं में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की पूर्ण प्रतिभा को विकसित करने की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है, ये किसके द्वारा माना गया? ठीक है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी माना सभी ने है, बाकी अब ये एग्जैक्ट वर्ड किसके हैं, ठीक है, वो नहीं पता, वो इसका देखना ही पड़ेगा। फिर है राजकोषीय प्रबंधन में, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। 46वां क्वेश्चन भी। 47वां है भावी पीढ़ियों की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला विकास कहलाता है। तो ये सतत विकास की परिभाषा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसमें 17 गोल्स है, ठीक है, और 169 टारगेट है। बाकी ये नेट में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये सतत विकास की परिभाषा है। फिर है 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित औपचारिक संचार पैटर्नों में से उसका चयन कीजिए जो लोकतांत्रिक है और जहां कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य से संचार कर सकता है। ठीक है, तो पहला श्रृंखला नेटवर्क, चेन नेटवर्क। देखो चेन नेटवर्क कैसा होगा, ठीक है, तो चेन नेटवर्क में नहीं कर सकता। अभी ये इससे कैसे करेगा? ठीक है, ये अपने जो निकटतम होते हैं उसी से कर सकते हैं। वृत्त नेटवर्क, सर्किल, इस प्रकार से समझ लो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये भी नहीं कर सकते। अभी इसे करना है संपर्क, ठीक है, या तो ये इससे कर सकता है या इससे निकटतम से कर सकता है। सितारा नेटवर्क, देखो सितारा बना के देख सकते थे आप, ये हो गया सितारा नेटवर्क। तो सितारा में भी केंद्र में ज़रूरी है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा उसी के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर है एक चक्र नेटवर्क, ये चक्र नेटवर्क मैंने कहीं पढ़ा नहीं, वही नेटवर्क। बाकी इसका देखो 48वें का एक बार और चेक करूँगा मैं, पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर चक्र बनाते हैं हम, ठीक है, तो चक्र में ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे इसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, लेकिन अगर और ऐसे इसमें भी कर सकता है ये, ठीक है, तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। ये 48वां भी छोड़ देते हैं, लेकिन 48वें में ये कन्फर्म है कि इसका जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास कार्यात्मक रूप से अंतर संबंधित है, ठीक है, बात सही है एकदम बिल्कुल, ये आपस में अंतर संबंधित है। प्रशासन साधारणतः पर्यावरणीय बाधाओं में परिवर्तन किए बिना सुधर सकता है। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉर्मली बी इम्प्रूव विदाउट चेंज इन द इन्वायरमेंट कंस्ट्रेशन, यानी ये इन्वायरमेंट अपने संगठन का पूछा है, तो संगठन में बदलाव किए बिना तो प्रशासन कैसे सुधर सकता है, ठीक है। संगठन का जो इन्वायरमेंट है उसमें बदलाव करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसी को प्रशासनिक विकास बोला गया है, ठीक है। एक तो है विकास, ये विकास प्रशासन, एक है प्रशासनिक विकास। तो प्रशासनिक विकास में संगठन में सुधार किए जाते हैं, ठीक है, तो ये पहला हमारा सही है और आर कथन है वो गलत है, तो इसमें होगा ये 4, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फिर है 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कोई बड़ा दंड नहीं है, यानी दंड तो है चारों लेकिन बड़ा दंड नहीं है। देखो बड़े दंड में एक तो नौकरी से निकाल देना, ठीक है, एक उसकी जो पोजीशन है
तो उससे उसकी नीचे की रैंक देना, यानी पदोन्नति, पदावनति, पद में अवनति यानी नीचा डेमोशन कर देना। ठीक है, ये आते हैं। तो इसमें देखो पहला क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए निचले वेतनमान ने, निश्चित अवधि दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, निचले वेतनमान में पदावनति, देखो ये पदावनति आ गया है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ठीक है, कंपलसरी सेवानिवृत्ति, आपको सर्विस से ही हटा दिया। ठीक है, कोई बड़ा दंड नहीं है, तो ये भी बड़ा दंड है सेवानिवृत्ति तो। ठीक है, पदोन्नति रोकना, आपका प्रमोशन रोक लिया है। ठीक है, फिर चौथा और देख लेते हैं, निचले वेतनमान ग्रेड या पद पर पदावनति, इसमें भी देखो पदावनति है, यानी आपका जो पद है उससे आपको नीचे कर दिया है। ठीक है, इसमें भी आपका जो पद है उससे नीचे कर दिया, और इसमें तो आपको सीधे ही घर ही भेज दिया। और इसमें क्या किया, पदोन्नति रोक ली, या फिर जो साधारण दंड में आ गया ये तीसरा, तो इसका होगा तीसरा। ठीक है, पदोन्नति रोकना। टाइम बहुत हो चुका है, 56 मिनट का वीडियो बन चुका है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस पर 10 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोटिवेशन का सिस्टम, हमें सबको पता है कि मोटिवेशन क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर सब्सक्राइबर आप बढ़ते हो तो एक अलग ही मज़ा आता है, और वैसे भी हम संख्या में बहुत कम है। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए जिसने ये पेपर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और किस क्वेश्चन में आपको आंसर गलत लग रहा है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, हम उसको दोबारा देखेंगे। धन्यवाद।